हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको याद होगा बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में हमने वर्ड पढ़ा था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब फॉर्म, अपीयरेंस। लॉगी का मतलब स्टडी और डिस्कोर्स। इसका मतलब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम सुजेस्ट कर रहा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करने वाले हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोस्ट डाइवर्स प्लांट ऑफ टिल डेट। अगर आज की डेट में देखोगे, सबसे ज़्यादा अडेप्टेड और सबसे ज़्यादा डाइवर्स डिफरेंट फॉर्म्स दिखाने वाले जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स की हमने बेसिक कैरेक्टर स्टडी करनी है, जो इनकी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। अब बेसिकली ये क्या चीज़ें होती हैं और इनकी छोटी छोटी डिटेल स्टडी करनी है। अब आप मान के चलो, लोअर क्लासेस में हम बोल देते थे जो अंडरग्राउंड है वो रूट है। ज़रूरी नहीं है, जो रूट है ये अप ग्राउंड भी हो सकती है, मतलब अबव ग्राउंड भी हो सकती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में समझना है। बिल्कुल हल्के बेसिक हैं। अब आपको पता है अपीयरेंस की स्टडी है ये, जो बाहर से नज़र आता है उसे जो अलग अलग तरह के मॉर्फोलॉजिस्ट हैं उन्होंने नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उनकी डायग्राम्स बनाई और उन पे अलग अलग बुक्स लिखी। और दूसरे नंबर पे जो नोटिस करने वाली बात है, जब भी आप किसी साइंस को समझते हो उसकी अपनी टर्म्स होती हैं, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, और उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। थोड़ा पेशेंस से समझना स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पहला ही पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड ओनली बाय। अगर आपको जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइफ की अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये चीज आपने सोचनी है, आप उसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, आपने उनके करेक्टराइजेशन करनी है, उनके करेक्टर्स नोट करने हैं, उसे डिस्क्राइब करना है। आप कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नेक्ड आई से उसकी जो अपीयरेंस है उसे नोटिस करोगे। उसमें जो करेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो आप नोटिस करना शुरू करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन थ्रू नेक्ड आई। सबसे पहले आप नेक्ड आई से उन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे किसी भी लाइफ फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए। ये देखिए, मतलब जब हम छोटे थे, छोटे होते ही हमें क्यूरियोसिटी थी, हम हर एक चीज को समझने की कोशिश करते थे भी। मतलब जैसे ये बच्चा है, ये फ्लावर के पार्ट्स को देख रहा है, ये येलो कलर वाला पार्ट क्या है, रेड कलर वाला पार्ट क्या है, ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है, ये क्या है। ये ऑब्जर्वेशन है थ्रू नेक्ड आइज। और सेकंड नंबर पे क्या कर सकते हो। अब काफी चीजें ऐसी होती हैं जो नेक्ड आई से आपको नजर नहीं आएंगी, बट वो चीजें एग्जिस्ट तो कर रही हैं ना। तो आप उन चीजों को अगर देखना चाहते हो तो आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, मैग्नीफाइंग लेंसेज, जो चीजों को मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करोगे, अलग अलग तरह की माइक्रोस्कोप्स यूज करोगे उन चीजों को जो नेक्ड आई से नजर नहीं आती, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी डिस्क्रिप्शन के लिए, है ना। यही चलता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आया व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी कर रहे हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं। दिस इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म, अपीयरेंस होगी ना,
एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या क्या हैं जिससे हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इस साइंस को हम क्या बोल सकते हैं? मॉर्फोलॉजी। काफी सदियों तक तो जो बायो है ये एक नेचुरल हिस्ट्री की तरह ही पढ़ी जाती थी, मतलब बायोलॉजी वाज ट्रीटेड एज नेचुरल हिस्ट्री। फिर आए थियोफ्रेस्टस ने ट्राई टू रिकॉग्नाइज पिक्चर्स। जब भी मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ उसमें जो फेमस साइंटिस्ट आते हैं तो मैं उनकी आपको पिक्चर्स जरूर दिखाता हूँ ताकि दिमाग में थोड़ी रिटेंशन पावर बढ़े। अच्छा, ही इज थियोफ्रेस्टस, नाम सुना हुआ है थियोफ्रेस्टस। ही इज फादर ऑफ बॉटनी, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी। His two surviving botanical works, मतलब काम तो काफी करते थे लोग, लेकिन सर्वाइविंग जो आज की डेट में भी लोगों के नोटिस में है, सर्वाइविंग बोटेनिकल वर्क्स आर इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, एक उसका नाम रखा इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम, और दूसरा ऑन द कोजेज ऑफ प्लांट्स, कोज प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड कोज प्लांटेरम, ये दो फेमस बोटेनिकल वर्क्स हैं थियोफ्रेस्टस के। अब बेसिकली जो ये वर्ड है इंक्वायरी, ये जो वर्ड है कोज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ये इन्होंने बुक्स लिखी, इन बुक्स में इन्होंने किस चीज को मेंशन किया, अब उसकी बात करते हैं। What is inquiry into plants? ठीक है, inquiry must consider the distinctive characters and the general nature of plants from their morphology. And अब जो इन्होंने बुक लिखी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस बुक में इन्होंने क्या कंसीडर किया? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, जिससे आप एक प्लांट को दूसरे प्लांट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एंड द जनरल नेचर ऑफ प्लांट्स, इनके जनरल नेचर क्या है, जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, इनकी फॉर्म कैसी है, इनकी अपीयरेंस कैसी है, इन चीजों को नोट डाउन किया इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की बुक में। और जो सेकंड बुक है कोजेस ऑफ प्लांट्स और कोज प्लांटेरम, इसमें क्या किया इन्होंने? What is the causes of plants? Cause plantarum. इस बुक में इन्होंने एक्सटेंसिव, काफी डिटेल वर्क दिया, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। जैसे प्लांट्स हर्ब्स भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो नॉन वुडी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स होती हैं, ठीक है, बुशेस बनाती हैं जो, स्मॉल ट्रीज, लार्ज ट्रीज, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। और बेसिकली दूसरी चीज जो नोटिस की इन्होंने इस बुक में मेंशन की, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन को इन्होंने नोट डाउन किया कोजेस ऑफ प्लांट्स बुक में। क्लियर हुई बात? देखो, मतलब स्टार्टिंग में चीजें बहुत इजी थी, जो साइंटिस्ट हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हल्के लेवल पे कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसमें बेसिकली इसके जो, देखो किसी की शादी लग रही है, मुझे पटाखे चल रहे हैं आज, है ना। हिस्टोरिया प्लांटेरम और सेकंड बुक लिखी कोज ऑफ प्लांट्स, और हमने डिस्कस किया इन चीजों में उन्होंने क्या मेंशन किया। अब एग्जामिनर ये चीजें पूछता नहीं है आपसे, फिर भी बेसिकली छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आप मान के चलो, आप 10-12 साल पुराने
क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे, उनमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, उनमें क्वेश्चंस आते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम और कोज प्लांटेरम बुक्स वर रिटन बाय, देन आंसर इज थियोफ्रेस्टस, हु इज फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। बट आजकल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं। बट इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने हिस्टोरिया प्लांटेरम ऑफ कोज ऑफ प्लांट्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसलिए दी ताकि आपके दिमाग में रिटेंशन रहे ये बुक्स किसने लिखी, थियोफ्रेस्टस ने। अदरवाइज आपसे कोई नहीं पूछेगा इन बुक्स में क्या लिखा हुआ है। द वाइड रेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर हम अपने आसपास के हायर प्लांट्स को ही देखना शुरू करें तो बेसिकली आप नोटिस करोगे कितनी जबरदस्त रेंज है इनकी। एक प्लांट दूसरे प्लांट से कैसे डिफर कर रहा है, एक प्लांट के लीव्स कैसे हैं, दूसरे प्लांट के लीव्स कैसे हैं, तीसरे प्लांट के लीव्स कैसे हैं, एक प्लांट की स्टेम कैसी है, दूसरे प्लांट की स्टेम कैसी है, तीसरे प्लांट की स्टेम कैसी है। इसका मतलब इसमें बहुत जबरदस्त रेंज है। जो हायर प्लांट्स हैं इनमें बहुत जबरदस्त वैरायटी पाई जाती है, इनमें बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चरल रेंज पाई जाती है। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स। हाँ ठीक है, इनमें रूट्स होती हैं, इनमें स्टेम्स होती हैं, इनमें लीव्स होते हैं, इनमें फ्लावर्स होते हैं, इनमें फ्रूट्स होते हैं, इनमें सीड्स होते हैं। वेरिएशंस तो नजर आएंगी, लेकिन ये कॉमन ऑर्गन्स हो गया जो प्लांट्स में आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में नजर आएंगे, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology, ठीक है, ये बेसिक ऑर्गन्स तो आपको नजर आएंगे, इसके अलावा भी आप देखोगे कितनी जबरदस्त डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। एक प्लांट दूसरे प्लांट से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब हमने एक जनरल प्लांट लिया है, इस प्लांट में आप देखो आपको ये रूट सिस्टम नजर आ रहा है, ये ऊपर शूट सिस्टम नजर आ रहा है। रूट सिस्टम में जो ये सीधी जा रही है ये प्राइमरी रूट है, दिस इज प्राइमरी रूट। ये इससे निकल रही है सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकल रही है टर्चरी रूट, ठीक है जी। और ये जो ऊपर वाला पार्ट इस प्लांट में नजर आ रहा है ये आपको स्टेम नजर आ रही है, और ये जो स्टेम है इस पे आपको नजर आएंगी नोड्स, इंटरनोड्स। जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, नोड हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नोड हो गया। ये दो नोड्स के बीच वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज इंटरनोड। यही बेसिक डिफरेंस है रूट और शूट में। यूजली हम लोअर क्लासेस में बोल देते थे भी जो रूट है वो जमीन के अंदर होती है, जो शूट है वो जमीन के बाहर होती है। बोलेंगे हम अभी भी यही, हम बोलेंगे रूट्स आर जनरली पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। जनरली मतलब ज्यादातर रूट्स आपको कैसे नजर आएंगी, जो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक हैं, जो जमीन के अंदर जा रही हैं जनरली। बट कुछ रूट्स ऐसी भी नजर आएंगी, जैसे कुछ मैनग्रोव जंगल्स आपने सुने होंगे, सुंदरबन सुने होंगे, उनमें कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं जैसे राइजोफोरा, उसमें नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स होती हैं। वो रूट्स हैं वो जमीन से बाहर आ रही हैं। तो इसका मतलब शूट्स आर जनरली पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। जो शूट्स हैं वो जनरली किधर जा रही हैं, टुवर्ड्स लाइट जनरली, है ना। बट कुछ स्टेम्स ऐसी भी होती हैं जो आपको अंडरग्राउंड मिलेंगी, जैसे पोटैटो है, पोटैटो एक स्टेम है, वो जमीन के अंदर ग्रो हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा शूट क्या होती है, रूट क्या होती है। तो हम ये बोलेंगे वो पार्ट प्लांट का वो पार्ट जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है, पार्ट ऑफ प्लांट विच हैव nodes and internodes is shoot, and part of plant which don't have nodes and internodes
is known as root. And roots are generally positively geotropic and shoot is negatively geotropic, generally negatively geotropic, and shoot is generally positively phototropic and roots are generally negatively phototropic. फोटो का मतलब लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ किसके कारण हो रही है? स्टिमुलस क्या है? लाइट. ठीक है, तो टूवर्ड्स लाइट. ठीक है, ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट, तो वहां पे वर्ड यूज कर देते हैं ट्रोपिज्म. तो थोड़ा थोड़ा समझ आया? तो ये पार्ट्स हैं. अब आपको ये स्टेम पे आपको शूट्स नजर आ रही हैं. जो शूट्स हैं इन पे लीव्स लगे हुए हैं. लीव्स कहाँ से राइज हुए हैं? लीव राइजेस फ्रॉम नोड्स. लीफ कहाँ से राइज होते हैं? नोड से. और लीफ के एक्सिल में क्या होती है? बड. देयर इज अ बड इन द एक्सिल ऑफ लीफ. और उसके बाद जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो इस पे फ्लावर लगने शुरू होते हैं. जो फ्लावर है, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इससे क्या बन जाते हैं? फ्रूट. ठीक है, और ये जो लेटरल स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं जो मोस्टली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, ये ऑर्गन्स को हम क्या बोल देते हैं? लीफ. ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए प्लांट्स के जो हमने डिस्कस करने हैं. अब यही पार्ट्स हैं जो इनकी टर्मिनोलॉजी और इनकी डिटेल हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस करनी है. अब देखो, एक सीड है. सीड है, जब हमने सो किया तो जर्मिनेट हुआ. ये देखो जर्मिनेट हुआ, इससे प्लांटलेट निकला. प्लांटलेट से प्लांट बन गया, मैच्योर हुआ, उस पर फ्लावर लगे और उसका रूट सिस्टम भी एक्सटेंसिव हो गया. और इसका मतलब जो ये सीड है, ये सीड है. जो ये सीड है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है. देयर इज ए कवरिंग ओवर सीड. इसे हम बोल देते हैं सीड कोट. अब इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है. जो ये सीड कोट है ये हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर रिपेलिंग है, पानी सीड कोट से एंटर नहीं करेगा. तो इस सीड में एक छोटा सा पोर नजर आ रहा है. ये देखो निचली साइड, ये वाला पोर, ये वाला पोर, इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल. दिस पोर इज नोन एज माइक्रोपाइल. इस माइक्रोपाइल के थ्रू, इस पोर के थ्रू पानी अंदर जाता है. जब पानी अंदर जाता है तो जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, वो स्वेल कर जाती हैं. जब प्रोटीन्स, इस सीड में जो प्रोटीन्स पड़ी हैं वो स्वेल कर गई तो सीड कोट है वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है. तो इस केस में फर्दर प्लांट है जो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन इज इम्बाइबिशन. इम्बाइबिशन क्या का मतलब क्या हो गया? जो भी इसमें हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग सब्सटेंसेस पड़े हैं इस सीड में, वो वाटर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेंगे. जब पानी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गया तो वो चीज स्वेल होगी. स्वेल होने से एक प्रेशर डेवलप होगा. दैट प्रेशर इज नोन एज इम्बाइबिशनल प्रेशर. उस प्रेशर से सीड कोट रप्चर हो जाएगा. तो इसके अंदर पड़ी है एम्ब्रियो. सीड के अंदर क्या पड़ी है? एम्ब्रियोनल एक्सिस. जो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके प्लांट बना देगा. अब हम देखते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. ये देखो जी, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये वाला पार्ट हो गया मदर एक्सिस. दिस पार्ट इज नोन एज मदर एक्सिस. अब ये ऊपर वाला पार्ट है, जो ये ऊपर वाला पार्ट, ये सीड के अंदर पड़ा था. जब सीड
जर्मिनेट होना शुरू हुआ तो ये पार्ट है, जब कोटिलीडन्स खुले तो ये पार्ट नजर आना शुरू हो गया। ये ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं पल्म्यूल, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। और मदर एक्सिस और रेडिकल के बीच वाला पार्ट है जो, ये देखो ये मदर एक्सिस हो गया और ये रेडिकल होगी, इसके बीच वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और जो मदर एक्सिस और पल्म्यूल के बीच वाला पार्ट है, ऊपर है ना ये, इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में नीचे क्या नजर आ रहा है, रेडिकल, ऊपर क्या नजर आ रहा है, पल्म्यूल, सेंटर में क्या नजर आ रहा है, मदर एक्सिस। और मदर एक्सिस और पल्म्यूल के बीच में क्या नजर आ रहा है, बीच वाला पार्ट एपिकोटाइल। और मदर एक्सिस और रेडिकल के बीच वाला पार्ट क्या नजर आ रहा है, हाइपोकोटाइल। दीज आर पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके साथ कोटिलीडन्स भी आ गए। ये देखो ये आ गए कोटिलीडन्स। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कोटिलीडन्स इज इक्वल टू एम्ब्रियो। इसे हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो। इज दिस क्लियर? यहां से प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है। सबसे पहले सीड में छोटा सा पोर है ना। काले चने खाए हैं कभी, सफेद चने खाए हैं? सफेद चने में ध्यान से देखना, ठीक है, निचली तरफ छोटा सा पोर होगा, माइक्रोपाइल। और कभी देखना उसके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, वो हाइड्रोफोबिक कवरिंग है, ठीक है, वाटर रिपेलिंग कवरिंग है, सीड कोट। जब हम सीड को पानी में भिगोते हैं तो उस केस में माइक्रोपाइल से अंदर पानी जाता है, जितने भी वाटर लविंग सब्सटेंसेस हैं उनके सरफेस पे पानी एडजॉर्ब हो जाता है। पानी के एडजॉर्ब होने से वो चीज़ें हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं जो वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल होने से सीड कोट रप्चर हो जाता है और बीच में से एम्ब्रियोनल एक्सिस बाहर आना शुरू हो जाता है। ये कोटिलीडन्स हो गए और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ये जो कोटिलीडन्स हैं इनमें फूड स्टोर है, और प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और ये नीचे वाला पार्ट रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट पल्म्यूल, ये वाला पार्ट मदर एक्सिस। मदर एक्सिस और रेडिकल के बीच वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, मदर एक्सिस और पल्म्यूल के बीच वाला पार्ट एपिकोटाइल, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कोटिलीडन्स इक्वल टू एम्ब्रियो। क्लियर? अब यहां से शुरुआत होगी एक फ्लावरिंग प्लांट की, सीड प्लांट की। तो उसके बाद जो ये पल्म्यूल वाला पार्ट है ये धीरे धीरे इलोंगेट होगा, इससे बन जाएगी शूट सिस्टम। और जो रेडिकल है इससे बन जाएगी टैप रूट सिस्टम। इज दिस क्लियर? रेडिकल से क्या बनेगी, टैप रूट सिस्टम, और पल्म्यूल से क्या बनेगी, शूट सिस्टम। ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। बहुत ही इजी पार्ट है ये, बिल्कुल अपीयरेंस है यार, ठीक है। जो अलग अलग मॉर्फोलॉजिस्ट हैं वो नेचर में इन प्लांट्स को नोटिस करते गए, नोटिस करने के बाद वो बुक्स में मेंशन करते गए, तो आज हम उनके कारण इन चीज़ों को जल्दी समझ पा रहे हैं, ठीक है। कई बार दिमाग में आता है भी यार क्यों पढ़े मॉर्फोलॉजी, आता है, मेरे भी आता है भी यार क्यों पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो,
हजारों तरह की, लाखों तरह की बीमारियां हैं दुनिया में। जो ये बीमारियां हैं, इनके लिए जो हमें ड्रग्स मिलती हैं, जो इनके लिए हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, ये मेडिसिन्स किसी प्लांट की रूट से मिलती हैं, किसी प्लांट के स्टेम से मिलती हैं, किसी प्लांट के लीफ से मिलती हैं, किसी प्लांट के सीड से मिलती हैं, किसी प्लांट के फ्लावर से मिलती हैं, किसी प्लांट के फ्रूट से मिलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, आपको पता है मलेरिया इतना फैटल है भी, अफ्रीका में बहुत जबरदस्त डेथ्स होती हैं मलेरिया के कारण। अब मलेरिया की ड्रग है क्विनीन। क्विनीन है जो कोड़ी होती है, ये बड़ी जो क्विनीन है, ये कहां से मिलती है हमें? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री बार्क, और उस ट्री का नाम क्या है? सिनकोना। इसलिए हम बोल देते हैं क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना बार्क। अब हमारी पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है ना? अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, बिलियंस में पहुंच रहे हैं हम, 8 बिलियंस के आसपास। तो उस केस में सिनकोना ट्री तो इतने हैं नहीं जितना प्रेवलेंट मलेरिया हो गया है। तो केमिस्ट क्या करते हैं, जो ये नेचुरल प्रोडक्ट है सिनकोना बाग से, इस क्विनीन को आइसोलेट करेंगे वो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से उसे आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उसे लेबोरेटरी में सिंथेटिकली बनाएंगे, ताकि जो ह्यूमन नीड है, हमारे आसपास में जो ह्यूमन वेलफेयर है, हमारे जानवर, हमारे प्लांट्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें, इसलिए उन्हें सिंथेटिकली बना लिया जाता है। बट पहले उनका सोर्स क्या होता है? नेचुरली होता है। अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसे एड्स है। अब जो एड्स है उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं वो भी काफ़ी फंगस से, काफ़ी प्लांट से ट्राई की जा रही हैं। अब जो SARS-CoV-2 है, ठीक है, इसकी वैक्सीन तो ठीक है। वैक्सीन क्या होता है? प्रिवेंटिव मेजर भी। अगर हमने कोविड-19 SARS-CoV-2 की वैक्सीन लगा ली तो हमें ये बीमारी नहीं होगी, ये तो प्रिवेंटिव मेजर हो गया। लेकिन जिन्हें होगी, जिन्हें बीमारी हो चुकी है, तो उनके लिए भी तो कोई मेडिसिन होनी चाहिए। तो हो सकता है वो मेडिसिन किसी प्लांट से मिले हमें। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ये प्लांट्स हैं इनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टडी करते हैं, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज दीज प्लांट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको, क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना बार्क। अब सिनकोना ट्री है, सिनकोना ट्री की क्या आपको पहचान है? नहीं। और इसकी पहचान हमें कौन करवाएगी? मॉर्फोलॉजी। इसलिए बेटा हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे, जितनी भी आपको एलोपैथिक ड्रग्स नजर आ रही हैं, वो एलोपैथिक ड्रग्स हैं जो 90% बेसिकली पहले किसी पर्टिकुलर फंगस से, बैक्टीरिया से, प्लांट से आइसोलेट की जाती हैं। उसके बाद उनकी स्ट्रक्चर को समझा जाता है और उसके बाद उन्हें सिंथेटिकली बनाया जाता है। इज दिस क्लियर? तो इसके कारण हम ये साइंस पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी। और मैंने बड़ी बेसिक से स्टार्ट किया ये चैप्टर। मैंने आपको बताया जो एक सीड है, ठीक है, आप खाते हो, सफ़ेद चने आप खाते हो। अब वो सफ़ेद चना है, आप उठाओ उसे, ध्यान से देखो, उसकी निचली तरफ एक पोर नजर आएगा, छोटा सा माइक्रोबाइल। अब उस चने को आप पानी में डिप कर दो, ठीक है। कोशिश करो उसे ल्यूक वाटर में डिप करो, जो ठंडा ना हो, ठीक है, हल्का सा गर्म हो, उस पानी में आप डिप कर दो ओवरनाइट। आप ध्यान से देखोगे, सुबह एक तो वो जो सफ़ेद चना है उसका साइज बड़ा हुआ होगा। वो साइज क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसमें जितने भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस थे उस सीड में, वो माइक्रोपाइल से पानी अंदर गया और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस ने वाटर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया और वो स्वेल हुआ। स्वेल होने से जो उसका सीड कोट है वो भी रप्चर हो जाएगा। सुबह आप नोटिस करोगे उसका सीड कोट आपको अलग नजर आ रहा होगा और उसके कोटिलीडन्स अलग नजर आ रहे होंगे, और उसके बीच में क्या पड़ा है? एम्ब्रियोनल एक्सिस।
ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो इसके नीचे वाला पार्ट रेडिकल है, ऊपर वाला पार्ट पल्म्यूल है, सेंट्रल वाला पार्ट मदर एक्सिस है, और मदर एक्सिस और रेडिकल के बीच वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। पल्म्यूल ऊपर है ना, मदर एक्सिस और पल्म्यूल के बीच वाला एपी, एपी का मतलब ऊपर, एपिकोटाइल। ऐसे पार्ट से याद हो जाते हैं। और ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पेपर में एग्जाम में पूछता है। इज दिस क्लियर? अब भाई अगर किसी चीज को भी आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है, या आपको हायर प्लांट्स को समझना है, या किसी भी लिविंग मैटर ऑर्गेनिजम्स को आपको समझना है, तो आपको स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, है ना। अब आप कभी भी देखना, दो डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, तो आम आदमी को लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, उनकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, उनके पास अपनी डेफिनेशंस हैं, है ना। अगर हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं हमारी किडनी में स्टोन हो गया, वो बोलते हैं रीनल कैलिकुली, तो उनकी, इसका मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है ना। तो ऐसे ही अगर आपको क्लासिफिकेशन या साइंस समझनी है तो उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और हम समझ भी रहे हैं, टेंथ में भी समझी हमने, 9th में भी समझी। We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of plants to their environment. We also need to know about possible variations. क्या क्या उनमें differences हैं, उनके different parts में, found as adaptations of the plants to their environment. अब कोई plant है, पानी में grow हो रहा है, अब उसके पार्ट्स में क्या अडेप्टेशंस आ गई ताकि वो पानी में सरवाइव कर पा रहा है। कोई प्लांट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है, उसमें ऐसी क्या अडेप्टेशंस आ गई, उसके पार्ट्स में ऐसी क्या अडेप्टेशंस आ गई, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो पा रहा है। मैंने आपको बताया जो मैनग्रोव जंगल्स हैं, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में, अगर आपने सुना होगा, हाँ आपने सुना है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, ठीक है। टाइगर्स के लिए फेमस है ना ये मैन ईटर टाइगर्स, और इनमें राइजोफोरा प्लांट्स पाए जाते हैं। ये मैनग्रोव जंगल्स राइजोफोरा प्लांट्स हैं। अब इनमें नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स हैं, रूट्स जमीन के अंदर जाने की जगह जमीन से बाहर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग अडेप्टेशंस आ रही हैं अलग अलग प्लांट्स में। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। Adaptations to various habitats for protection, climbing, storage. जो adaptations हैं वो various habitats, अलग अलग तरह के habitats हैं, कोई पानी में है, कोई हवा में है, कोई ज़मीन पे है, कोई दूसरे प्लांट पे है, कोई किसी एनिमल पे ग्रो हो रहा है। For protection, वो हर्बीवोर से अपने आप को बचा सके। क्लाइंबिंग, कई प्लांट ऐसे हैं उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। अब ये वीक स्टेम्ड प्लांट्स हैं जो, अब इन्हें सनलाइट तो चाहिए, सनलाइट का एक्सपोजर लेने के लिए इन्हें क्लाइंब करने दूसरे प्लांट्स के ऊपर ताकि ये लाइट का एक्सपोजर ले सकें। स्टोरेज, अब भाई जो कमाया है उसे जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? उसे इसलिए जोड़ा जा रहा है भी ताकि एडवर्स कंडीशंस में वो चीज़ हमारे काम आए। ऐसे ही प्लांट्स भी फूड को स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में अपने अलग अलग पार्ट्स में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। When we observe the external morphology of flowering plants, we will see that most of them have roots, stems and leaves.
and these root stems and leaves are vegetative parts of plants. अब मान के चलो मेरे घर कोई प्लांट है, मैं उसे रूट से, स्टेम से या लीफ से उसके नए प्लांटलेट्स बना सकता हूं, तो मैं बोलूंगा मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाई उन प्लांट्स में, क्योंकि रूट स्टेम लीफ से अगर नए प्लांट्स बना रहा हूं, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब ये प्लांट है, इस प्लांट के पार्ट्स देखो आप, दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और जो फ्लावर फ्रूट्स हैं दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. अब देखो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए, रूट स्टेम लीफ है ना, और जो फ्लावर फ्रूट नजर आ रहा है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए. और इस केस में आप देखो जो हमने रेडिकल पढ़ी, रेडिकल से बनेगी प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से निकलेंगी सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से निकलेंगी टर्चरी रूट्स. ठीक है, तो ये जो प्राइमरी रूट है इसे हम टैप रूट भी बोल देते हैं. और जो ये शूट सिस्टम है इसमें हमने स्टेम देखी, स्टेम में शूट्स नजर आ रही हैं. अब जो लीफ है इसके एक्सिल में हमेशा बड होगी, देयर इज बड इन द एक्सिल ऑफ लीफ. और लीफ अराइज कहां से होता है? लीफ अराइजेज फ्रॉम नोड, लीफ अराइजेज फ्रॉम नोड. और दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज इंटरनोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड. इज दिस क्लियर? ये डिटेल पढ़नी है. अब मेरे से कोई पूछता है सर स्टेम क्या होती है, तो मैं बोलता हूं स्टेम इज यूजुअली अपग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट which is usually positively phototropic and which bears nodes and internodes. ठीक है, ज्यादातर वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती है शूट. अब आप ग्राउंड ग्रो हो रही है ज्यादातर, और दूसरे नंबर पे इस पे नोड्स और इंटरनोड्स होंगी. मतलब ये नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना ये इसे शूट बनाता है. और जो रूट है इस पे नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं. In these plants, underground parts of flowering plant is root system. देखो usually underground part of flowering plant is root system. The portion above the ground forms shoot system. अब हमें रूट की डिटेल पढ़नी है. The root, which is underground part of the plant. हमें लिखना चाहिए which is usually underground part of the plant body, that is root. हमें लिखना चाहिए root is usually positively geotropic. Root is usually, most of cases में root कैसी नजर आएगी हमें? Positively geotropic. जियो का मतलब क्या हो गया? ग्रेविटी. ट्रोपिक का मतलब हो गया ग्रोथ, मूवमेंट विद ग्रोथ टुवर्ड्स ग्रेविटी. अब रूट है वो मूव कर रही है ना अर्थ के अंदर ग्रेविटी की तरफ, सो हम बोल देते हैं पॉजिटिवली जियोट्रोपिक. अब जो डाइकोटिलीडन प्लांट्स हैं, डाइकोटिलीडन का मतलब जिनमें दो कोटिलीडन्स हैं, जैसे हमने सफेद चने की बात की, काले चने की बात की, मटर की बात की. ठीक है, इनमें दो कोटिलीडन्स होते हैं ना. इन डाइकोट्स इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल. जो रूट है डाइकोट्स में मोस्टली कैसे बनती है? इलोंगेशन ऑफ रेडिकल. It grows towards the earth gravitation, so it is positively geotropic organ. It is generally brown or non-green in color. Brown और non-green क्यों? इसने generally, ठीक है, जो ज्यादातर जमीन में है वो ब्राउन हो जाती हैं नॉन ग्रीन, क्योंकि उन्होंने कौन सा फोटोसिंथेसिस करनी है. अब जो पार्ट, कुछ रूट्स ऐसी होंगी जो जमीन के ऊपर नजर आएंगी. ठीक है,
जैसे एक प्लांट है ट्रेपा, ठीक है, संघाड़ा बोलते हैं ऐसे, जो लोग व्रत रखते हैं ना, वो संघाड़े का आटा खाते हैं वो, ठीक है, उसमें ग्रीन कलर की रूट्स होती हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक और असिमिलेटरी रूट्स बोलते हैं। ट्रेपा और टीनोस्पोरा प्लांट हैं जिनमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती हैं, तभी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा जनरली। इट इज जनरली ब्राउन और नॉन ग्रीन इन कलर। इट ग्रोज वर्टिकली इनटू द सॉइल, ठीक है, वर्टिकली ग्रो हो रही है सॉइल में। ये तो बिल्कुल ही बेसिक कैरेक्टर्स हैं, हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। In majority of dicotyledonous plants, the direct elongation of radicle leads to formation of primary root, which grows inside the soil. ये देखो, ये जो व्हाइट कलर वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये रेडिकल की इलोंगेशन है, जिससे ये क्या बन गई, प्राइमरी रूट और टैप रूट। अब जो ये प्राइमरी रूट है, इसमें ब्रांचेस नजर आ रही हैं। These branches are known as lateral roots. These branches are known as lateral roots. अब जो ये मेन टैप रूट है, ये तो प्राइमरी रूट होगी, इससे ये वाली ब्रांच निकली, ये सेकेंडरी रूट होगी, सब ब्रांच निकली टर्चरी रूट होगी, ऐसे निकलती जा रही हैं, ठीक है। जो लेटरल रूट्स हैं, दे आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी रूट्स और टर्चरी रूट्स। Types of root system. In flowering plants, 3 types of root system appear. अब फ्लावरिंग प्लांट्स में ही आपको 3 तरह का रूट सिस्टम नजर आएगा। टैप रूट सिस्टम, अभी देखा, प्राइमरी रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम अभी हम देखेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब जो टैप रूट है, ये कहां से राइज हुई है, प्राइमरी रूट है, कहां से राइज हुई है, इट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। फाइब्रस रूट, अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट है शॉर्ट लिव्ड होती है, प्राइमरी रूट बनी उसके बाद खत्म होगी। यहां पे स्टेम में, ये मान लो ये स्टेम वाला पार्ट है, फिर ये स्टेम से, लोअर स्टेम से रूट्स राइज होना शुरू हो जाती हैं, इन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट। और इसके बाद आ गया एडवेंटिशियस रूट्स, जो कहीं से भी अराइज हो रही हैं अदर देन रेडिकल। रूट्स विच अराइजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, अब आप देखोगे कोई प्लांट ऐसा है जिसमें स्टेम से रूट्स निकल रही हैं, कोई प्लांट ऐसा है जिसमें लीव से रूट्स निकल रही हैं, तो बस रेडिकल से नहीं निकल रही, स्टेम से निकल रही हैं, लीव से निकल रही हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तीनों तरह की रूट समझ आ गई। टैप रूट रेडिकल से निकल रही है। फाइब्रस रूट, जब टैप रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, और जो लोअर स्टेम पार्ट है उससे फाइबर जैसी रूट्स निकल रही हैं, दैट इज फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट अदर देन रेडिकल। टैप रूट सिस्टम, ये डाइकोट्स में पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट्स। इन दिस प्राइमरी रूट इज टैप रूट विच इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। प्राइमरी रूट क्या है, टैप रूट है, जो किसकी इलोंगेशन है, रेडिकल की। टैप रूट इज द मेन एक्सिस ऑफ द टैप रूट सिस्टम। ये देखो, ये प्लांट है, ये प्लांट में ये जा रही है नीचे टैप रूट, प्राइमरी रूट और टैप रूट, ये उससे ब्रांचेस निकल रही हैं, ये होगी लेटरल रूट्स, सेकेंडरी, टर्चरी। और जो लेटरल रूट्स हैं उससे निकल रहे रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स हैं, ये ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर, ट्यूबुलर। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड ट्यूबुलर। From the tap root, lateral roots, secondary and tertiary roots are produced obliquely in acropetal manner. अब देखो आ गई ना वर्ड एक्रोपिटल। जो यंग होएंगी, जो नई होएंगी, वो टॉप पे होंगी। एक्रोपिटल का मतलब क्या हो गया, यंग रूट्स आर एट द अपेक्स और टॉप।
और रूट हेयर्स कहाँ पे नजर आएंगे? सेकेंडरी टर्चरी लेटरल रूट्स पे। ब्रासिका एल्बा, ये मस्टर्ड प्लांट है। ये देखो, ये मस्टर्ड प्लांट की टैप रूट ली है हमने। सरसों का पौधा देखा है ना, हर एक मूवी में, शाहरुख खान की मूवी में ऐसे खड़े हो जाता है पीले पीले फूलों वाले खेतों में, वो सरसों है, मस्टर्ड। ठीक है, अगर उस प्लांट को जमीन से बाहर निकाला जाए तो उसकी रूट ऐसी नजर आएगी, तो ये क्या होगी? टैप रूट। ये देखिए, टैप रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम, इट इज फाउंड इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। अब जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये कहां पे नजर आएगा? मोनोकोटिलिडन्स, मतलब जिनमें एक कोटिलिडन पाया जाता है, जैसे मेज होगी, मक्की। तो इनमें प्राइमरी रूट सिस्टम शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट सिस्टम स्टार्टिंग में होगा, ठीक है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। फिर रूट्स अराइज कहां से हो रही हैं? क्योंकि प्राइमरी रूट है जो, वो तो शॉर्ट लिव्ड है। द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसमें रूट्स कहां से अराइज हो रही हैं? स्टेम के बेस से। और फाइबर, जैसे फाइबर फैलते हैं वैसे फाइबर बना रही है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये आपको वीट में नजर आएगी, ये आपको मेज में नजर आएगी। ये देखिए, इसमें जो टैप रूट है, ये टैप रूट है, ये तो खत्म होगी। अब उसकी जगह लोअर स्टेम से क्या नजर आ रही हैं आपको? फाइब्रस रूट्स। ये देखो, ये देखो, फाइबर फाइबर नजर आ रहे हैं ना, ये धागे धागे से। ये टैप रूट तो शॉर्ट लिव्ड थी, ये फाइबर नजर आ रहे हैं स्टेम से अराइज होते हुए। इस बार नीट में क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद आ गई एडवेंटिशियस रूट्स। Roots arise from other than radical are known as adventitious roots. Root arise from parts of plant other than radical are known as adventitious roots. ये कहाँ पे देखने को मिलेंगी? बनियन ट्री में देखने को मिलेंगी, और मॉन्स्टेरा प्लांट में देखने को मिलेंगी। मॉन्स्टेरा एंड बनियन। ये देखो, ये है मॉन्स्टेरा प्लांट। ये देखो, स्टेम से राइज हो रही है ना रूट्स, स्टेम से राइज हो रही हैं एडवेंटिशियस रूट्स, मॉन्स्टेरा। और ये बनियन ट्री तो बहुत फेमस है ना। आजकल लोग बोनसाई भी बनाते हैं बनियन के, तो स्टेम से ऐसे लटकती हैं ना। ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स। इनके भी फर्दर नाम होते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो। जैसे ये बनियन ट्री में ये स्टेम से ये जो रूट निकल रही है, ये अगर इसे टच ना किया जाए तो ये जमीन को टच कर जाती है, तो ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे हम घर बनाते हैं, घर में पिलर लगा देते हैं ना, घर को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए इसे पिलर रूट भी बोल देते हैं, प्रोप रूट भी बोल देते हैं, प्रोप और पिलर रूट। पर आजकल ऐसे क्वेश्चंस नीट में कम आते हैं। ये बनियन ट्री में है। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और फंक्शन क्या है? टू एंकर द प्लांट इन सॉइल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स। और इट ऑल्सो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च को अपने में स्टोर करती है। और ये कुछ प्लांट हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, जिन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये क्वेश्चन, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू। अब हमने देखा जो डाइकोट्स हैं उनमें जो रेडिकल है वो डायरेक्ट इलोंगेट हो जाती है, तो क्या बनाती है वो? प्राइमरी रूट, टैप रूट। ये देखो, ये लाइन पढ़ी थी ना, ये डायग्राम देखी थी। ये देखो, रेडिकल गिव्स प्राइमरी रूट, रेडिकल की एक्सटेंशन है ये। एडवेंटिशियस रूट्स आर सीन इन अदर देन रेडिकल से जो अराइज हो रही हैं। ये देखो, मॉन्स्टेरा की डायग्राम अभी पढ़ी हमने, ये बनियन ट्री पढ़ा हमने।
एडवेंटिशियस रूट्स ही अदर देन रेडिकल स्टेम से राइज हो रही हैं, मोन्स्टेरा एंड बनियन। और राइजोफोरा मैंने आपको बताया ना, जो सुंदरबन है, मैनग्रोव जंगल्स, उनमें राइजोफोरा प्लांट्स ग्रो होते हैं। और ये राइजोफोरा प्लांट्स हैं जो इनमें नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स पाई जाती हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स, मतलब ऐसे ग्रो होता है ये प्लांट। अगर मैं आपको इसकी रूट्स बना के दिखाऊं, ये टैप रूट है, जो टैप रूट है वो तो जमीन के अंदर ही जा रही है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। ये केबल रूट्स हैं, लेटरल रूट्स, केबल रूट्स, ठीक है। तो ये सीधी जा रही हैं और ये जा रही हैं अपनी नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स, ठीक है, पानी के बाहर। ये देखो ज्यादातर मैनग्रोव जंगल्स है ना, इनमें कोस्टल एरियाज के आसपास होते हैं ये, इसमें सी वाटर होता है और पानी में तो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी बहुत कम होती है। अब इस प्लांट को सरवाइव भी तो करना है, तो इस प्लांट को सरवाइव करने के लिए इनमें क्या आ जाती हैं, नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स, ठीक है। निमेटोफोर्स बोलते हैं इन्हें, दीज रूट्स आर नोन एज निमेटोफोर्स। और जो ये निमेटोफोर्स हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेंटिसेल्स, जिनके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, ठीक है। और एक प्लांट की खासियत और बहुत जबरदस्त है, राइजोफोरा। अब अगर इस प्लांट का सीड समुंदर वाले पानी में, क्योंकि जमीन पे क्या फैला हुआ है, समुंदर वाला पानी, उसमें गिरेगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर वाला मीडियम हाइपरटोनिक हो गया और अंदर वाला मीडियम हाइपोटोनिक हो गया। तो उस केस में ये प्लांट विविपेरी शो करता है, दिस प्लांट शोज विविपेरी, बीवी बच्चे। तो उस केस में क्या होता है, जो सीड है वो पेरेंट प्लांट पे ही जर्मिनेट हो जाता है। जब वो 2 मीटर का होता है तब वो जमीन पे गिरता है। तो बोल सकते हैं राइजोफोरा, जो राइजोफोरा प्लांट है, इसमें एक तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स पाई जाती हैं और दूसरे नंबर पे दिस प्लांट शोज विविपेरी, मतलब सीड पेड़ पे ही जर्मिनेट होगा, प्लांट बनेगा और प्लांट फिर जमीन पे गिरेगा, विविपेरी। मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज, क्या है मेन फंक्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पढ़ी ना ये लाइन, ये देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इन, हाँ जी बताओ। जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है और जो स्टेम का लोअर पार्ट है उससे फाइब्रस रूट्स अराइज हो जाती हैं, मोनोकोटिलीडन्स। ये भी पढ़ा हमने। विच रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम? फाइब्रस रूट्स, अभी बात की हमने। ये देखो फाइब्रस रूट, टैप रूट शॉर्ट लिव्ड है, ये फाइब्रस रूट लोअर स्टेम से राइज हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। होपफुली आपको मॉर्फोलॉजी के बेसिक्स थोड़े थोड़े समझ आ गए होंगे। तो यार एंजॉय करो चीजों को, अगर ना बर्डन लेके पढ़ोगे ना, साइंस और बर्डनाइज कर देगी। इसे एंजॉय करो, सोचो यार ये चीजें लोगों ने नेचर से निकाल के बुक में डाल दी हैं, हमने अब ये बुक में पढ़ के द्वारा नेचर में एनालाइज करनी है, बस इतना सा काम है। और थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर डेवलप करो। अच्छा, टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं, अच्छा मोन्स्टेरा प्लांट का नाम है, बेनियन ट्री प्लांट का नाम है। थोड़ा सा पेशेंस है, इससे आपको चीजें देर तक याद रहेंगी और आप चीजों को एंजॉय भी करोगे। नहीं तो जो अडोलेसेंट्स होते हैं ना, अडोलेसेंट्स का मतलब टीन एज वाले, 13, 14, 15, 16, 17 एज वाले, इन्हें ना एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को बोलते हैं न्यूरास्थीनिया। न्यूरास्थीनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फोकस
और एंजॉय एनीथिंग। ना तो वो किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना वो एंजॉय कर पाते हैं। न्यूरास्थीनिया से बचो, चीजों को एंजॉय करो। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अब कल मिलते हैं।